नागपुर शहर में उर्मिला देवी के परिवार में तकरीबन 8 बहुएं थीं। उर्मिला देवी की जेठानियां भी और उनका परिवार भी उनके साथ ही रहता था। वो एक संयुक्त परिवार था जिसमें लगभग 25 लोग रहते थे। इसलिए इतने बड़े परिवार में सुबह से शाम सभी बहुओं की रसोई में ही हो जाती। सारा दिन बस रोटियां बेल बेल कर तो मेरे हाथ भी कमजोर हो गए। सुबह के नाश्ते से फ्री नहीं होते कि दिन के खाने की बारी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जेठानी जी। ना जाने कब हमें इस चूल्हे चौके से छुट्टी मिलेगी। ऊपर से अपनी सासों को बोलो कि घर में नौकरानी लगवा दो तो उनका कहना होता है कि घर में काम ही कितना होता है। बताओ भला, सारा दिन कोलू के बैल की तरह पिसते रहो और कहती हैं कि काम ही क्या है यहाँ। अरे ये तो कुछ नहीं। पिछले हफ्ते जब दिल्ली वाली मासी सास अपने बेटे बहुओं और उनके बच्चों के साथ यहाँ आई थी तब तो सास ने सांस लेने की फुर्सत भी ना दी। बहू ये बना दे, बहू वो बना दे, बहू इनका कमरा साफ कर दे, वो कर दे, बहू कुछ मीठे में बना लो, स्नैक्स बना लो। बिल्कुल ठीक कहा। अगर इतना खाना हम किसी ढाबे पर बनाते ना तो महीने की अच्छी खासी तनख्वाह हमें मिल जाती। उर्मिला देवी के परिवार की ये बहुएं सुबह से शाम तक इतने बड़े परिवार में काम करते करते थक जाती थी और इसी बात से वो सब परेशान थी। अरे पूनम बहू, जरा हम तीनों सासों के लिए चाय तो बना ला। लो आ गया फरमान। अब इनकी चाय की फरमाइश पूरी करो। मैं तो तंग आ गई हूँ ये चाय बना बना कर। कभी कभी तो मन करता है कि जहर ही डाल दूं चाय में, एक ही बार में काम तमाम। अगर आपने जल्दी से चाय नहीं दी ना तो माँ जी हमारा काम तमाम कर देंगे आकर। ये लोग कभी भी इस घर में नौकरानी लगवाने से रहे और हमें कभी इन सब कामों से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक तरीका है जिससे हमें थोड़ा आराम तो मिल जाएगा। वो क्या? अगर हम अपने सबसे छोटे और आखिरी देवर मयंक की शादी करवा दे, उसकी बीवी आएगी तो हमें काम से काफी फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी बहू होने के नाते उसे ही ये सब काम देखने पड़ेंगे और फिर वो करेगी काम और हम करेंगे आराम। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं। अब सभी बहुएं मिलकर अपनी सासों के पास जाकर मयंक की शादी करवाने के लिए उनके कान भरती हैं। मयंक देवर की शादी का हम सबको कितना शौक है। अब हमारी छोटी देवरानी आएगी तो हम सब साथ में बड़े प्यार से रहेंगे। हाँ माँ जी, और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लड़की नेहा का रिश्ता है। मेरे पास के ही गाँव की है। सुना है कामकाज में बड़ी गुनी है और दिखने में भी सुंदर है। तो आप कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? तुम लोग ठीक कहती हो। अब हमें मयंक के हाथ भी पीले कर देनी चाहिए। उसकी शादी भी हो जाएगी तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है प्रिया बहू, तू बात आगे बढ़ा। ये सुनकर सभी जेठानियां बड़ी खुश हुई। प्रिया ने अपने गांव के पंडित को फोन किया और उस लड़की से बात आगे बढ़ने की बात की। अब वो सारा का सारा परिवार एक साथ मिलकर चल पड़ा नेहा के घर उसे देखने। नेहा का परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। वो गरीब घर से थी, लेकिन दिखने में सुंदर और स्वभाव से अच्छी लग रही थी। इसलिए उर्मिला और उसकी जेठानियों को भी वो पसंद आ गई। देखो भाई साहब, मेरा मयंक महीने के 50,000 कमा लेता है, इसलिए आपको अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसे भूखे नहीं मरने देगा। भले ही नौकरी प्राइवेट है लेकिन कमाई ठीक ठाक कर लेता है। हमें तो आपकी नेहा पसंद है। अगर दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद कर ले तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। जी हमें भी मयंक पसंद है और इन दोनों बच्चों के चेहरे की रंगत ही बता रही है कि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद हैं। देख तो प्रिया कैसी सहमी सी बैठी है अपनी देवरानी। अगर ऐसी देवरानी घर में आ जाए तो हम सब तो आराम से उस पर हुक्म चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो हम होंगी जेठानियां और ये होगी हमारी सबसे छोटी देवरानी जिस पर हम चलाएंगे अपना हुक्म। अब सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है। सभी जेठानियां शादी के लिए कई तरह की शॉपिंग करती हैं और अपने सबसे छोटे देवर की शादी में खूब धूम मचाती हैं। ऐसे ही खुशी खुशी शादी हो जाती है और नेहा की शादी एक संयुक्त परिवार में हो गई, जहाँ उसके पति के अलावा 8 बड़े भाई और उनकी पत्नियां यानी उनकी 8 जेठानियां। दीदी, घर में नई बहू की मुंह दिखाई होगी तो उसे गिफ्ट में साड़ी दे दूं? हाँ अच्छी है। अच्छा वैसे हम सब ने उनका ये कमरा तो बड़े अच्छे से सजाया है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब जल्दी जल्दी करो देवर जी, किसी भी वक्त देवरानी जी को लेकर आते ही होंगे। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है आ गए वो लोग। चलो चलो जल्दी चलो। वो सभी जेठानियां अपनी सबसे छोटी देवरानी के स्वागत के लिए दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हैं। एक के हाथ में चावल से भरा कलश, एक के हाथ में आरती की थाली, एक के हाथ में मिठाई तो बाकियों के हाथ में फूल। फिर एक उसके पैरों के आगे कलश रख देती है और साथ ही सबसे बड़ी जेठानी हाथों में आरती की थाली लिए उसकी आरती उतारती है और फिर कोई मिठाई खिलाती है तो बाकी उनके ऊपर फूलों की बारिश करती हैं। चलो चलो अब बाकी की रस्में भी करते हैं। वो दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाते हैं। ये कम ऑन नेहा, जल्दी जल्दी ढूंढो और देवर जी को हरा दो। अच्छा भाभी देवरानी के आते ही पार्टी बदल ली। भूलो मत यही देवर आपको बाहर से गोलगप्पे ला कर देता है। देवर जी को हमने बहुत लाड कर लिया, अब बारी हमारी प्यारी देवरानी की है। जी मैंने ये अंगूठी ढूंढ ली।
अरे वाह, अब तो बस तुम्हारी चलेगी उम्र भर। ऐसे ही हंसी खुशी सभी रस्में हो जाती हैं, फिर सभी सोने चली जाती हैं। अगले दिन नई बहू की पहली रसोई होती है जिसमें सभी जेठानियां उसकी मदद करती हैं। मेरी सभी जेठानियां कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। फिर नेहा सबको खाना परोसती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये जेठानियां बस अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं। शाम को देवरानी की मुंह दिखाई थी। सभी जेठानियां उसे तरह तरह के तोहफे देती हैं। ये लो देवरानी जी, पूरे 8,000 की साड़ी है। वैसे इतनी महंगी साड़ी तो आपने कभी पहनी नहीं होगी ना अपने उस गरीब मायके में। ये सुनकर नेहा को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सभी जेठानियां अपनी दबंगई उस पर दिखाना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा, ऐसा करो तुम खाने में मलाई कोफ्ता, पालक पनीर और 70 रोटियां बना लो। मेरी कमर में थोड़ा दर्द है तो मैं आराम करने जा रही हूँ। आहा, मेरा भी सर सुबह से दुख रहा है, इसलिए मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नेहा, क्या तुम रसोई संभाल लोगी? हाँ जेठानी जी, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं बना लूंगी, आप आराम कीजिए। ऐसे ही एक एक कर वो सभी जेठानियां कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती हैं और बेचारी नेहा को घर में सबसे छोटी बहू और देवरानी होने के नाते सबका खाना अकेले ही बनाना पड़ता है। वाह नेहा, तुम्हारे हाथ में तो कमाल का जादू है। तुम तो खाना लाजवाब बनाती हो। ऐसा करना, अब से खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्यों बड़ी जेठानी जी? बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही समय गुजरा। तीनों वक्त का खाना नेहा ही बनाती, साथ ही घर के खाने के साथ साथ धीरे धीरे बाकी सब काम की जिम्मेदारी भी उन सभी जेठानियों ने अकेले नेहा के सर पर डाल दी। सबके कपड़े धोना, सबके कमरे साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि बाजार से राशन पानी लाना, ये सब काम अकेले नेहा ही करने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत काफी खराब हो गई और वो दिन पर दिन कमजोर होती गई और एक रोज तो चक्कर खाकर गिर गई। मयंक ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। देखिए, अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम लेने की वजह से इनकी हालत काफी खराब हो गई है। इन्हें कम से कम 2 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है। बस अब मैं और अपनी नेहा को इस घर में नहीं रख सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। अरे वो गरीब है तो क्या, आप उस पर इतना जुल्म करेंगी? मैं या वो कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। अब सभी जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा और मयंक से माफी मांगती हैं। साथ ही उस दिन के बाद वो अपनी देवरानी की खूब सेवा करती और उसके खाने पीने का भी खूब ख्याल रखती और घर का एक भी काम उससे नहीं लेती। कुछ ही दिनों में नेहा पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वो अपने घर का काम करने लगी, लेकिन अकेली नहीं, बल्कि उसकी सभी जेठानियां उसका बराबर हाथ बटाती। शादी के बाद रानी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ और जेठानी भी थे। रानी ने पैर मारकर चावल से भरा लोटा गिरा दिया। तभी सास ने कहा, बड़ी बहू जल्दी से ये चावल बटोर लो, अभी रानी बहू इन्हीं चावल की खिचड़ी बनाएगी। जी सासू माँ। जेठानी ने सारे चावल उठा लिए। ये सब देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इन्हीं चावल से खिचड़ी बनाने की कोई परंपरा होती होगी इस घर में। घर के अंदर आते ही उसके पति विक्रम ने कहा, माँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सबको भी लगी है। अब जल्दी से रानी से पहली रसोई की रस्म करा लेते हैं। बड़ी बहू, रानी को ये चावल दे दो, खिचड़ी बना लेगी। माँ जी, इतने कम चावल में सभी लोग खाना खा लेंगे? ये क्या कह रही है बहू, इन चावलों में कम से कम 3 बार खिचड़ी बनानी है तुझे। ये सब जानकर रानी बहुत हैरान हो गई। खैर, वो अपने ससुराल वालों की बात टाल तो सकती नहीं थी और सीधी सादी भी बहुत थी, इसलिए उसने थोड़े से चावल में खिचड़ी बना दी। सभी लोगों ने सिर्फ गिनती के 2-2 चम्मच खिचड़ी खाए और सभी का पेट भर गया। मेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। तुम दोनों भी जाओ, आज तुम दोनों की सुहागरात है, मुबारक हो। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिए, फालतू का खर्चा हो गया। चलो मैं भी सोता हूँ, तुम सब भी सो जाओ। थक गए होंगे सब लोग, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया भाभी, मैं भी जा रही हूँ सोने, मैंने भी बहुत खा लिया आज। ये सब देखकर रानी को बहुत अजीब लगा। खैर, वो अपने पति विक्रम के साथ कमरे में जाकर बातचीत करने लगी। विक्रम जी, पक्का बताइए, आप लोगों का पेट भर गया है ना, या फिर आप लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहते थे इसलिए इतना थोड़ा सा खाना बनवाया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोगों का पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। मुझे पता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और नींद में ये सब बोल रही हो। खैर, दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह रानी जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने जाने लगी। तभी विक्रम की नींद खुली। उसने रानी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लिया। कहाँ जा रही हो रानी? मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। पागल वागल हो क्या तुम?
इतनी ठंड पड़ रही है और तुम नहाने जा रही हो। और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने नहाया होगा, शादी थी तुम्हारी। ऐसा करो, सिर्फ शौच कर लेना, बाकी कुछ भी मत करना। फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए इतनी ठंड में। अगर तुमने नहाया तो पूरे परिवार वाले पूरा घर सर पर उठा लेंगे। रानी अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगा। वो सिर्फ शौच करके बाहर आ गई। विक्रम उठा, उसने शौच भी नहीं किया और वही रात वाली शेरवानी फिर से पहन ली। ये क्या? आपने तो वही दूल्हे वाली शेरवानी फिर से पहन ली। 1 साल पैसा इकट्ठा करके मैंने ये शेरवानी बनवाई थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी, तो मैं दूसरे कपड़े क्यों पहनूं? जब तक ये शेरवानी बर्बाद नहीं हो जाती, फट नहीं जाती, तब तक मैं सिर्फ यही पहनूंगा। और तुम भी वही दुल्हन वाली साड़ी ही पहनोगी, और कुछ मत पहन लेना। खैर, रानी ने भी वही साड़ी पहन ली। दोनों लोग बाहर आ गए। तभी रानी ने अपनी सास को बोला, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और कुछ नाश्ता करना हो तो बताइए, मैं वो भी बना देती हूँ। बहू, हमें बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है? अभी तो रात का खाना ही नहीं पच पाया है। ऐसा करो, हम सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बना दो। 1-1 चम्मच चाय? 1-1 चम्मच चाय से क्या हो जाएगा? लगता है हमारी बहू भी एक ही दिन में हमारे रंग में रंगने लगी है। 1-1 चम्मच चाय शायद बहू को ज्यादा लग रही है। तो बहू ऐसा करना कि सिर्फ 1 चम्मच चाय बना देना, हम सब लोग 1-1 बूंद चाय पी लेंगे। अरे नहीं, मैं 1-1 चम्मच ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। रानी किचन में जाकर सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते वो खुद से ही बातें करने लगी। मेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं। इतनी कंजूसी मैंने तो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखी। बताओ, 1-1 चम्मच चाय कौन पीता है? मैं तो इस घर में अभी नई आई हूँ, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। कल रात भी सिर्फ मैंने 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी। तभी किचन में उसकी ननद और जेठानी भी आ गए। अरे भाभी, इतनी देर हो गई? इतने में तो पूरे गांव की चाय बन जाती। देखो, चाय गर्म तो हो गई है। ननद जी, जब तक चाय अच्छी तरह से उबल ना जाए तब तक चाय पीने में मजा नहीं आता। इतने में जेठानी ने गैस बंद कर दी। देवरानी जी, चाय ज्यादा उबालने से क्या हो जाएगा? खौलते हुए चाय तो कोई पी नहीं पाएगा। ये तो ठंडी हो रही है, इस वजह से बस थोड़ा सा चाय का पानी गर्म हो जाए, उतना ही काफी है। वरना हम लोग तो चाय को गैस पर पकाते ही नहीं है। रात में चाय पत्ती को पानी में घोल कर रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। ठंड की वजह से थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ता है। फालतू में गैस की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर रानी को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। खैर, सभी लोगों ने 1-1 चम्मच चाय को 10 बार में खत्म किया। आप सभी लोगों ने अभी तक वही बारात वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों बहू, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? इतनी ठंड में दूसरे कपड़े क्यों पहने हम लोग? फालतू में पानी खर्च होगा, बिजली खर्च होगी। तेरे पति ने तुझे कुछ समझाया नहीं? जब तक ये कपड़े फट नहीं जाते तब तक हम लोग यही पहने रहेंगे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रानी को बहुत भूख लग रही थी। दोपहर के वक्त रानी ने अपनी सास को बोला, सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बहू, अभी कल रात में ही तो पेट भर के खाया था। इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं तुझे इस घर के नियम बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ रात में खाना खाते हैं। और हाँ, घर की सभी लाइटें बंद करके सो जा। फालतू में बिजली खर्चा नहीं करनी चाहिए। रात में जब घर के सारे मर्द काम से लौट आएंगे तभी लाइट चालू करना और तभी खाना बनाना। खैर, रानी ने अपनी सास के कहने पर घर की सारी लाइटें बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो अंधेरे में रजाई के अंदर इधर से उधर करवटें बदलती रही। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से कंजूस खानदान में मेरी शादी तय कर दी। खैर, भूख से तड़पते हुए रानी भी सो गई। रात को जब उसका पति काम से वापस आया तब रानी को थोड़ी राहत मिली। वो अभी तक शेरवानी में ही था। अच्छा हुआ आप आ गए, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं सासू माँ से पूछकर खाना बना देती हूँ। अरे, इतनी ठंड में हाथ मुंह क्यों धोऊं मैं कहीं मजदूरी करने गया था क्या? फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जल ही जीवन है, चल है तो कल है। खैर, उसके बाद रानी भागकर अपनी सास के पास गई और खाने के बारे में पूछने लगी। बहू, ऐसा करना, 1 आलू की सब्जी बना लो और 1 रोटी बना लेना। सभी लोग 1-1 2-2 निवाले खा लेंगे और यही हर रात तुझे बनाना है। जहां अभी तक रानी भूख की वजह से तड़प रही थी, उसे लग रहा था कम से कम रात को भरपेट खाना मिलेगा। ये उम्मीद भी उसकी टूट गई। उसने सिर्फ 1 रोटी और 1 आलू की सब्जी बना दी। सभी 1-1 निवाला खाकर डकार मारने लगे। ये सब देखकर रानी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर रात में 12 बजे चुपके से रानी अपने लिए किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास वहां पर आई और सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोली,
आज के बाद अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तेरी वजह से आज इतना खाना बर्बाद हुआ है। जितना खाना 1 महीने में हम लोग खाते हैं उतना तू अकेले खाने जा रही थी। तो इस तरह रानी उस कंजूस ससुराल में फंस चुकी थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। हर रात सिर्फ एक निवाला खाकर रानी किसी तरह जिंदा थी। ना ही कोई नहाता था और ना ही कोई ढंग से खाना खाता था। अभी तक सभी लोग वही शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि रानी तो बुरी तरह बीमार ही पड़ गई। पूरा ससुराल बीमार पड़ गया। किसी तरह विक्रम डॉक्टर को बुलाकर लाया। तब डॉक्टर ने कहा, मैंने आप सभी लोगों का चेकअप किया। आपके शरीर में ना हीमोग्लोबिन है ढंग से, ना ही प्रोटीन है, और जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कुछ भी आप लोगों के शरीर में नहीं बचा है। बहुत सारी बीमारियों ने आप लोगों को घेर लिया है। आप लोगों को परिवार सहित 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। हर रोज नहाना पड़ेगा। जो हम खिलाएं वही खाना पड़ेगा। अब मजबूरी में पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन 2 महीने एडमिट रहने पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जब सभी लोग ठीक होकर वापस घर लौटे तब उसके ससुर ने कहा, आज हमें अस्पताल में पूरा खाना खाकर पता चला कि इतना भी हम खाना खा सकते हैं। आज हम मौत से बचकर लौटे हैं। अस्पताल में हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया जितना हमारी पूरी जिंदगी में खर्च नहीं हुआ। इसीलिए आज के बाद हम सभी हर रोज नहाएंगे और पौष्टिक खाना खाएंगे। हमारी वजह से बहू का भी बुरा हाल हो गया। हमें माफ करना बहू। उस घटना के बाद उस परिवार की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और रानी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।